हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है, दैट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस। लेकिन मैं पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं, आज एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो पॉइंट है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो भारत सरकार ने इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या विशेष प्रोविजंस बनाया हुआ है इनकम टैक्स में, ताकि इंडियन सिटीजन्स को थोड़ा रिलीफ मिले, थोड़ा सा छूट मिले। खासतौर से वो इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया के बाहर जाते हैं कोई काम के तलाश में, कोई जॉब करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए क्या क्या विशेष प्रोविजन सरकार ने बनाया हुआ है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको डेफिनेटली ये बात मालूम होगा कि कोई भी व्यक्ति को इंडिया में रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना अनिवार्य है। पहला, कम से कम उसको 182 डेज या उससे अधिक दिन तक उसको भारत में रहना है। जिस प्रीवियस ईयर का हम लोग बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब करंट ईयर होता है, जो साल आपका चल रहा है उसी को इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर 2022-23 का बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर 2022-23 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक चलता है। इस टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई व्यक्ति 182 डेज या उससे अधिक दिन तक इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह में वो रह लिया तो इंडिया इन दैट केस वो इंडिया में रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो 182 डेज नहीं रह पाया लेकिन कम से कम 60 दिन या उससे अधिक दिन तक वो इंडिया में रह लिया तो इन दैट केस ऑल्सो उसका इंडिया में रेसिडेंट बनने का चांसेस रहेगा, बशर्ते कि वो लास्ट 4 सालों में 365 दिन कम से कम इंडिया में रह चुका होगा। करंट ईयर को छोड़ करके पिछले 4 सालों में अगर वो 365 दिन इंडिया में रह लिया होगा तो इन दैट केस वो इंडिया में बन जाएगा रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि कोई एक आदमी है जिनका नाम हम लोग मिस्टर एक्स दे रहे हैं। मिस्टर एक्स 150 डेज 2022-23 प्रीवियस ईयर में वो रहे हैं, यानी कि 182 डेज से कम, लेकिन फिर भी वो इंडिया में रेसिडेंट बन सकते हैं अगर वो प्रीवियस ईयर 22-23 से पहले जो 4 साल है, जैसे कि प्रीवियस ईयर 21-22, 2021, 19-20 और 18-19 से लेकर के 2021-22 प्रीवियस ईयर तक अगर वो इंडिया में 365 दिन कम से कम वो रह लेते हैं 4 सालों में, और प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर वो कम से कम 160 डेज एंड अबव वो रह लेते हैं तो वो इंडिया में बन सकते हैं रेसिडेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इंडियन सिटीजन्स विदेश में काम करने की तलाश में, नौकरी करने की तलाश में या अपना कोई बिजनेस संभालने की तलाश में उनको जाना पड़ता है। ये ऐसे हालात में अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रेसिडेंट बन जाता है तो आपको पता है कि इंडिया का इनकम टैक्स में क्लियर प्रोविजंस है कि आपको पूरे ग्लोबल इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि इंडियन इनकम पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, प्लस आपका जो फॉरेन इनकम है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है ऐसे इंडियन सिटीजन्स के लिए जो विदेश में काम करने की तलाश में करंट ईयर में इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशंस में इंडियन सिटीजन्स को थोड़ा रिलीफ देने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि सरकार ने ये प्रोविजंस जो है वो बनाया हुआ है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये प्रोविजंस किन के लिए एप्लीकेबल है। ये प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस ऐसे इंडियन सिटीजन्स के लिए लागू है जो कि इंडिया छोड़ रहे हैं, who leaves इंडिया फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब नौकरी भी हो सकता है, फॉरेन में कोई काम की तलाश में जा सकता है या कोई बिजनेस की तलाश में, बिजनेस करने के लिए या प्रोफेशन के पर्पज के लिए इंडिया छोड़ करके जा सकता है करंट ईयर में। या फिर एक ऐसा इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन गोइंग वेसल, कोई विदेशी जहाज में जो क्रू मेंबर के हिसाब से जॉब कर रहा होगा, उसके लिए भी, जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए भी ये प्रोविजंस लागू है। साथ में एन इंडियन सिटीजन और द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट। बहुत से में आप लोगों को पता है
कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो लोग इंडिया छोड़ करके बहुत सारे अलग अलग देशों में वो लोग फैले हुए हैं। तो इन सिचुएशंस में हम लोग जानते हैं कि वो लोग इंडिया में कभी कभी घूमने के लिए आते हैं, इंडिया देखने के लिए आते हैं। बहुतों का इंडिया में अपना पुश्तैनी जायदाद रहता है, अपने दादा दादी नाना नानी लोग इंडिया में रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो आते हैं। ऐसे हालात में अगर हम लोग 182 डेज का ही क्राइटेरिया हम लोगों को ऐसे सिचुएशंस में चेक करना होगा ताकि वो इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं है इस बात का पता चले। क्योंकि 60 डेज वाला जो क्राइटेरिया है और 4 साल में 365 दिन वाला जो क्राइटेरिया है, ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों के लिए काफ़ी हार्श बन जाएगा। तो इन लोगों के लिए जो कि इंडियन सिटीजन हैं, जो फॉरेन में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, या जो क्रू मेंबर हैं फॉरेन गोइंग वेसल के लिए, या जो भारतीय मूल का निवासी हैं जो इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं, इन लोगों के लिए they will only be required to satisfy the 182 days of minimum stay in India during the previous year criteria and not the 60 days in previous year and 365 days minimum in India during the last 4 years in order to become resident in India। मतलब इनको ये 3 लोगों को इंडिया में रेसिडेंट तभी माना जाएगा अगर वो लोग करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अधिक दिन तक वो इंडिया में स्टे करते हैं। इनके लिए 60 डेज वाला क्राइटेरिया बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा क्योंकि यहाँ पे सरकार इनको चाहता है कि ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक इंडिया में रह सकें बिना रेसिडेंट बने। इससे फायदा ये होगा कि इनका करंट ईयर का जो ग्लोबल इनकम है वो टैक्स नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं होकर के सिर्फ इंडियन इनकम जो है करंट ईयर में जो उन्होंने कमाया सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा। तो इससे उनको थोड़ा रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे ये बात बोलना जरूरी है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसका बर्थ इंडिया के अंदर हुआ है या जो कि जिसके दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा में से कोई भी व्यक्ति अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जो पैदा हुए थे उनके लिए यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को ये भी बोलना पड़ेगा कि अगर इन व्यक्ति में से जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनका अगर वार्षिक आय या सालाना जो इनकम है वो अगर 15 लाख रुपए से अधिक होगा तब लेकिन उनके लिए दोनों क्राइटेरियाज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ एप्लीकेबल हो जाएगा। तब वहां पे 182 डेज अगर वो इंडिया में रह जाते हैं तब तो वो रेसिडेंट बन ही जाएंगे। साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि करंट ईयर में क्या वो मिनिमम 120 डेज ऑफ स्टे उनका हो रहा है, और अगर करंट ईयर में मिनिमम 120 डेज ऑफ स्टे हो रहा है और लास्ट 4 साल में 365 दिन अगर वो रह जाते हैं तब लेकिन वो इंडिया में बन जाएंगे रेसिडेंट इन द करंट ईयर। तो ये इस चीज को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखवाया, दैट इज but if the income of the person of Indian origin who comes on a visit to India is greater than 15 lakhs in the previous year, then he has to satisfy at least 120 days of stay in the previous year and 365 days during the last 4 years. If he does not stay for 182 days during the previous year in order to become a resident, मतलब कम से कम आपको करंट अगर आपकी वार्षिक आय 15 लाख रुपया से अधिक है तो इन दैट केस आपके लिए दोनों क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। 182 डेज ऑफ स्टे इन इंडिया क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल हो जाएगा और लास्ट के 4 सालों में आपको 365 दिन भी रहना है और करंट ईयर में आप कम से कम 120 दिन अगर आप रह जाते हो तो आपके लिए दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि दोनों क्राइटेरिया साथ में चेक किया जाएगा। या तो आप 182 डेज रह जाओ आप रेसिडेंट बन जाओगे, या फिर करंट ईयर में कम से कम 120 दिन और लास्ट के 4 सालों में 365 दिन। आई होप आपको अच्छी तरीके से इंडियन सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस बनाया हुआ है वो आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मेरे चैनल को। नॉलेज इज पावर।